बात पूरा घर खून से लथपथ हो जाता है। उसी से जागने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तब आत्मा उनके सामने आकर उसे अपनी कहानी बताती है। अब आगे। बहुत प्यार करते हो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से। मतलब? काश मेरा पति भी मुझसे इतना प्यार करता। मतलब यह कि मैं इस घर की मालकिन थी। मैंने सुधांशु नाम के एक लड़के से लव मैरिज की। मेरे पापा की एकलौती बेटी। कुछ दिन वह माँ पापा के साथ हंसी खुशी रहा, पर एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई और यह घर मेरे नाम हुआ और उसका इमोशनल टॉर्चर शुरू हो गया। उसने अपने हाथ की कलाई काट ली थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि माँ पापा के बाद अगर वह भी मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है और मुझे लोगों का बहुत सा कर्जा भी देना है। मैं यह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। पर मेरे बारे में तो सोचो। मैं क्या करूं? मैं अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। देखो, हम यह घर बेच देते हैं। हम किसी छोटे से घर में रह लेंगे। यह घर तो करोड़ों का है। और वैसे भी हम दोनों को इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत। टीना, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और वह घर उसने तुम लोगों को बेच दिया। तभी मैंने उसकी एक दिन आवाज़ सुनी। अरे यार, बस यूं समझ कि मुर्गी पूरी हलाल हो चुकी है। अब बस दावत खाना है, दावत। उसकी बातों के तरीके से मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोई धोखे की तैयारी कर रहा है। और फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जहाँ वह उसके एक दोस्त से मिला और पता चला कि उन दोनों दोस्तों का काम ही है अमीर लड़कियों को फंसाकर उन्हें लूटना। और बस इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी। यह क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? यह भी नहीं सोचा कि किसी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। क्या करोगे इतने पैसे का? पैसा कोई ऊपर अपने साथ तो नहीं ले जाता। और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। सुधांशु, एक बार तो मेरे बारे में सोचते हैं। भाभी, क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो? हम दोनों हमारे ऑडिशन की रिहर्सल कर रहे हैं, पर इसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसको तो मैं पागल लग रहा हूँ। अरे मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? ओ अच्छा, तुमको लगा कि मैं मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस अब मेरे को और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बस एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं अपना सारा खर्चा खुद से उतार दूंगा। सॉरी सॉरी, है ना? यह कहकर सुधांशु बेहोश हो जाता है। सुधांशु, सुधांशु, आंखें खोलो सुधांशु। भाभी, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मैं इसे डॉक्टर के पास ही ले जाता हूँ। और उसे हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। देखो, ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन के कारण उनकी यह हालत हुई है। कोशिश करो कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, नहीं तो वह अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल भी हो सकते हैं। और मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर पागल बन गई। उसने कहा था उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। और मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उपवास रखा। सुबह से बिना कुछ खाए पिए इंतज़ार कर रही थी मैं उसका। आ गए जान। और बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया? हाँ। तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल गए ना? हाँ, मिल गए। मैंने आज तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखा था। मैंने भगवान से दुआ करी थी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाए। चलो अब खाना खा लेते, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो जल्दी, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। मैंने पानी भी नहीं पिया सुबह से। और मैं उसके लिए खाना लगा रही थी, पर उसने चाकू से मेरे ऊपर वार किया। सुधांशु,
मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और उसके बाद उसने मेरे टुकड़े करके इस टॉयलेट में फेंक दिए। अब बताओ मैं क्या करूं? जिसके लिए भूखा प्यासा व्रत किया उसने मुझे भूखा ही मार डाला। क्या चाहिए था उसे? सब कुछ तो मिल गया था। पर खैर छोड़ो, तुम लोग यहाँ रहो, आराम से रहो। तुम लोगों में बहुत प्यार है। पर तुम्हारा क्या? क्या तुम सारी उम्र ऐसे ही भटकती रहोगी? फिर हमें इस घर में कैसे सुकून मिलेगा? हाँ, हम यहाँ सुकून से नहीं रह पाएंगे। और पापा, अगर वहाँ लोग जिंदा हैं तो वहाँ कल को किसी और की जिंदगी खराब करेंगे। सही कहा बेटा तुमने। हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। पुलिस को सब पता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हत्याएं करके लोग बच जाते होंगे? उन्हें उनके किए का फल जरूर मिलता है और सुधांशु को भी मिलेगा। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक योजना बनाते हैं। हेलो सुधांशु। हाँ बोलो, कैसे याद किया? घर में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, वो यूके से मेरी बहन आ रही है। मैंने सोचा कि एक घर उसके लिए भी खरीद लो। यह घर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा कोई और घर हो तो मुझे बताओ। देखो, मैं जानकारी निकाल कर बताता हूँ। सुधांशु फिर किसी को फंसाता है। हेलो आदि। हाँ, एक बहुत शानदार घर है। अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम देखने आ सकते हो। देखो, तुम उसका फोटो भेज दो और उसकी पूरी इंक्वायरी लेकर तुम मेरे घर आ जाओ। पर पहले घर देख तो लो। अरे देख लूंगा, पर तुम मुझे इंक्वायरी तो दो। मैं ऐसे कैसे घर खरीद लूंगा? ऐसा करो, आज शाम को यहीं पे खाना खा लेना। आओ तुम। सुधांशु फिर आदि के घर आता है और उसे फिर वहाँ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। कैसी बेकार आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। तभी उसे वहाँ फिर से वह अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये आवाज़ कितनी डरावनी है। आदि, ये आवाज़ बंद करो, मुझे डर लग रहा है। आदि। सुधांशु के डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ शॉवर अपने आप चलने लगता है। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। अब दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए? टीना। मेरे विश्वास को मारकर तुम्हें क्या लगा तुम जिंदा रहोगे? टीना, मुझे माफ़ कर दो। मैं उसके बाद से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद को ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई बहुत कीमती खजाना खो दिया है। बंद करो अपना यह तमाशा। फिर किसी मासूम को अपने जाल में फंसाया है और उसी का सौदा लेकर आई हो ना तुम यहाँ। तुम जैसे गिद्ध अगर जिंदा रहे तो न जाने कितने मासूमों को काट कर टॉयलेट में फेंक दोगे। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो टीना, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति थे। फिर क्या था? टीना की आत्मा ने भी सुधांशु का वही हाल किया जो कभी सुधांशु ने